भारत की वित्तीय प्रणाली ने घोटालों के रूप में बार बार झटके देखे हैं। 1990 के दशक में हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत में केतन पारेख की सिक्योरिटीज धोखाधड़ी तक, और फिर 2010 के दशक में सामने आए बैंकिंग घोटालों की श्रृंखला तक, यह कहानी प्रणालीगत कमजोरियों, खराब निगरानी और अवसरवादी शोषण की रही है। 2011 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले से ही तनाव में थे, जो बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस और घटते मुनाफे से जूझ रहे थे। सरकार उन्हें और डूबने से बचाने के लिए पुनर्पूंजीकरण के उपायों पर काम कर रही थी, और जब हितधारकों को लगा कि यह क्षेत्र एक और झटका नहीं झेल सकता, तभी कोलकाता स्थित एक सरकारी बैंक यूको बैंक में एक बड़े घोटाले की खबर सामने आई। आरएसएस 700 करोड़ का यह घोटाला नकली लेटर्स ऑफ क्रेडिट LOCs और फंड के कुप्रबंधन के इर्द गिर्द घूमता था। हालांकि 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक PNB घोटाले ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, लेकिन यूको बैंक का मामला, जो लगभग उसी समय हुआ, भारत की बैंकिंग प्रणाली की गहरी दरारों को उजागर करने में कम महत्वपूर्ण नहीं था। यह निबंध आपको यूको बैंक घोटाले की पूरी कहानी, इसके काम करने के तरीके, इसके नतीजों और सबसे महत्वपूर्ण, निवेशकों, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए इसमें छिपे सबकों से रूबरू कराएगा। इस घोटाले की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले खुद बैंक के बारे में जानना होगा। यूको बैंक, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1945 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के रूप में हुई थी, भारत के औपनिवेशिक वित्तीय परिदृश्य से पैदा हुआ था। इसके संस्थापकों ने इसे एक ऐसे बैंक के रूप में देखा जो भारत की बढ़ती व्यापारिक और औद्योगिक जरूरतों को पूरा कर सके। 1961 में यूको बैंक उन 14 बैंकों में से था जिनका भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई। 2000 के दशक तक यूको बैंक ने ग्रामीण और शहरी भारत में शाखाओं के साथ पूरे भारत में अपनी उपस्थिति बना ली थी, और हांगकांग और सिंगापुर में कार्यालयों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी भी थी। हालांकि कई अन्य PSBs की तरह यह भी नौकरशाही की अक्षमता, धीमी निर्णय लेने की संस्कृति और बढ़ते बैड लोन्स के बोझ तले दबा हुआ था। 2017 तक यूको बैंक को RBI द्वारा उसके उच्च NPAs और कम मुनाफे के कारण पहले ही एक कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। निवेशक सतर्क थे और सरकार पर इसकी ढांचागत अक्षमताओं को ठीक करने का दबाव था। इसी माहौल में RS-in से 700 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसने पहले से ही संघर्ष कर रही संस्था के लिए हालात और भी बदतर कर दिए। साल था 2017। मुंबई में अपनी एक शाखा में यूको बैंक ने खुद को अपने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी में से एक में उलझा हुआ पाया। घोटाले का मूल आधार नकली लेटर्स ऑफ क्रेडिट LOCs जारी करना था, लेकिन ये LOCs आखिर हैं क्या? एक लेटर ऑफ क्रेडिट असल में एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक या संस्था को जारी की गई एक गारंटी है, जो यह आश्वासन देती है कि अगर कोई ग्राहक भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसका भुगतान किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बड़े घरेलू लेन देन में एक आम साधन है, जिसका उपयोग पार्टियों के बीच विश्वास बनाने के लिए किया जाता है। यूको बैंक मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ मिलकर जरूरी सिक्योरिटी या उचित जांच पड़ताल के बिना धोखाधड़ी से LOCs जारी किए। इन नकली LOCs का इस्तेमाल कंपनियों ने दूसरे बैंकों से फंड हासिल करने के लिए किया, जिससे एक वित्तीय जोखिम की श्रृंखला बन गई। संक्षेप में, यूको बैंक ऐसे भुगतानों की गारंटी दे रहा था जिनके पीछे कोई वास्तविक संपत्ति या साख नहीं थी। इस धोखाधड़ी वाले तंत्र ने कंपनियों को RS-in 700 करोड़ निकालने का मौका दिया, जबकि जब भुगतान अनिवार्य रूप से डिफॉल्ट हुए तो सारा बोझ यूको बैंक पर आ गया। यह घोटाला एक स्पष्ट पैटर्न पर आधारित था, जो संरचना में PNB नीरव मोदी मामले के समान था, हालांकि छोटे पैमाने पर, बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत। यूको बैंक के अंदर के लोग महत्वपूर्ण थे। उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना यह घोटाला काम नहीं कर सकता था। अधिकारियों ने बैंक के स्विफ्ट सिस्टम, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, का दुरुपयोग किया, जो बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के बारे में सुरक्षित संदेश भेजने में सक्षम बनाता है। नकली LOCs जारी करना। नकली LOCs बनाए गए, जिसमें दिखाया गया कि यूको बैंक ने कर्ज या व्यापारिक लेन देन की गारंटी दी है। दूसरे बैंकों ने इस आश्वासन पर भरोसा करते हुए इसमें शामिल कंपनियों को कर्ज दिया।
फंड की हेराफेरी। कंपनियों ने फंड प्राप्त किए और उनका उपयोग असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया, न कि उन लेन देनों के लिए जिनका उन्होंने दावा किया था। पैसे का बड़ा हिस्सा दूसरी जगह लगाया गया, लॉन्डर किया गया या दूसरे कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। डोमिनो इफेक्ट। जब एलओसीज का भुगतान करने का समय आया तो धोखाधड़ी उजागर हो गई। यूको बैंक के पास कोई सहायक संपत्ति, कोई सिक्योरिटी नहीं थी और गारंटी को पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। नुकसान बढ़ता गया, जो आरएस इन 500 करोड़ तक पहुंच गया। यह घोटाला सिर्फ धोखाधड़ी वाले कागजी काम का मामला नहीं था, यह जांच और संतुलन की एक प्रणालीगत विफलता थी। जांच से पता चला कि इसमें व्यापारियों और यूको बैंक के कर्मचारियों का एक नेटवर्क शामिल था। व्यापारी लाभार्थी, उन्होंने बैंक अधिकारियों को नकली एलओसीज जारी करने के लिए मनाकर या रिश्वत देकर इस घोटाले की साजिश रची। कई छोटे व्यापारी थे जो पर्याप्त पूंजी के बिना अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बैंक अधिकारी, यूको बैंक के कम से कम 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एलओसीज जारी करने के लिए बैंक के सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। बिचौलिए। भारतीय बैंकिंग घोटालों में बिचौलिए अक्सर भ्रष्ट व्यापारियों और आसानी से मान जाने वाले बैंक कर्मचारियों के बीच कनेक्टर्स की भूमिका निभाते हैं। सीबीआई ने बाद में इस धोखाधड़ी के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि भारत में कई वित्तीय अपराधों की तरह न्यायिक प्रक्रिया धीमी रही है। यूको बैंक घोटाला सिर्फ कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों के बारे में नहीं था, यह गहरी ढांचागत खामियों को दर्शाता था। कमजोर आंतरिक नियंत्रण। यूको बैंक की आंतरिक ऑडिट प्रणालियां नकली एलओसीज जारी किए जाने को पकड़ने में विफल रहीं। स्विफ्ट का उपयोग बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस के साथ ठीक से एकीकृत नहीं था। नियामक की अनदेखी। आरबीआई और अन्य नियामकों ने बार बार कमजोर शासन के कारण पीएसबीज के असुरक्षित होने के मुद्दे को उठाया था। फिर भी सुधारात्मक कार्रवाई धीमी और अक्सर प्रतिक्रियात्मक थी। आत्मसंतोष की संस्कृति। कई पीएसबी इस धारणा के तहत काम करते थे कि वे टू बिग टू फेल हैं, क्योंकि सरकार हमेशा उन्हें बचा लेगी। इससे एक नैतिक संकट पैदा हुआ, जहां जवाबदेही अक्सर गायब रहती थी। पीएनबी घोटाले से लिंक। दिलचस्प बात यह है कि यूको बैंक घोटाला कुख्यात नीरव मोदी पीएनबी घोटाले के समय ही सामने आया। दोनों घोटालों ने एक ही खामी का फायदा उठाया, एलओसीज और स्विफ्ट सिस्टम का दुरुपयोग। नतीजे विनाशकारी थे। वित्तीय नुकसान। बैंक ने आरएसए 700 करोड़ का सीधा नुकसान दर्ज किया। प्रतिष्ठा को नुकसान। पहले से ही कमजोर माने जाने वाले यूको बैंक की साख और भी गिर गई। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया। निवेशकों का विश्वास खोने के कारण यूको बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई। सरकार का दबाव। इस घोटाले ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई को पीएसबीज में शासन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। 2017 के अंत तक यूको बैंक की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई। यह गहरे घाटे में चला गया और जीवित रहने के लिए इसे सरकारी पुनर्पूंजीकरण पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ा। यूको बैंक घोटाले ने पीएनबी घोटाले के साथ मिलकर यह उजागर किया कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में सड़न कितनी गहरी थी। निवेशकों के विश्वास का क्षरण। निवेशक पीएसबी से सावधान हो गए और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता देने लगे। एनपीएस में उछाल। धोखाधड़ी वाले कर्ज ने सिस्टम में पहले से ही बढ़ रहे एनपीएस को और बढ़ा दिया। सुधारों पर जोर। सरकार ने बैंकिंग सुधारों में तेजी लाई और पीएसबीज के विलय पर जोर दिया। आरबीआई ने एलओसीज और स्विफ्ट इंटीग्रेशन के लिए दिशा निर्देशों को कड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय जांच। विदेशी निवेशकों की नजर भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर होने के कारण इस तरह के घोटालों ने पारदर्शिता और शासन के बारे में खतरे की घंटी बजा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने यूको बैंक घोटाले की जांच का जिम्मा संभाला। बैंक अधिकारियों और व्यापारियों सहित कई गिरफ्तारियां की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी ट्रेल को ट्रैक किया और विदेशों में धन की लॉन्ड्रिंग और हेराफेरी की जांच की। हालांकि भारत में कई वित्तीय घोटालों की तरह न्यायिक प्रक्रिया लंबी खींच गई और फंड की वसूली सीमित रही। यूको बैंक के लिए बड़ी चुनौती जीवित रहना थी। इसे आरबीआई द्वारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा जाना था, जिससे इसकी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक इसके कर्ज देने और विस्तार की गतिविधियों पर रोक लग गई। यूको बैंक घोटाला कई महत्वपूर्ण सबक देता है। प्रौद्योगिकी एकीकरण। बैंकों को हेरफेर रोकने के लिए स्विफ्ट जैसे सिस्टम को अपने मुख्य संचालन के साथ पूरी तरह से एकीकृत करना चाहिए। मजबूत ऑडिट।
आंतरिक ऑडिट वास्तविक समय पर और स्वतंत्र होने चाहिए। धोखाधड़ी को रोकने में देरी से की गई जांच बेकार है। PSBs में शासन सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही की अक्षमता को कम किया जाना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन की जवाबदेही लागू की जानी चाहिए। निवेशकों की सावधानी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को PSBs में निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। किसी बैंक के NPA स्तर और शासन के ट्रैक रिकॉर्ड को समझना महत्वपूर्ण है। न्यायिक गति, फंड की वसूली और भविष्य के घोटालों को रोकने के लिए वित्तीय अपराधों का तेजी से समाधान जरूरी है। 2017 का यूको बैंक घोटाला भले ही PNB नीरव मोदी कांड जितनी सुर्खियां न बटोर पाया हो, लेकिन यह उसी बीमारी का लक्षण था। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग में प्रणालीगत कमजोरी। यूको बैंक के लिए RS इन 700 करोड़ की धोखाधड़ी उसकी पहले से ही कमजोर वित्तीय स्थिति के ताबूत में एक और कील थी। भारत के लिए यह एक याद दिलाने वाला था कि बैंकिंग में सुधार वैकल्पिक नहीं बल्कि तत्काल जरूरी थे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह घोटाला इस बात का एक केस स्टडी है कि जब शासन विफल होता है, तकनीक का दुरुपयोग होता है और जवाबदेही नहीं होती है तो क्या होता है। निवेशकों के लिए संदेश स्पष्ट है। वित्तीय संस्थानों में विश्वास हमेशा उचित जांच पड़ताल पर आधारित होना चाहिए, न कि अंधे विश्वास पर। और नीति निर्माताओं के लिए यह घोटाला एक ऐसे सबक को पुख्ता करता है जिसे भारत ने कई बार सीखा है लेकिन अक्सर भूल गया है। एक बैंकिंग प्रणाली उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका सबसे कमजोर बैंक।